सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। जी हाँ, इस जिंदगी में दुश्वारियां हैं, कांटे हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी है वो फूल की तरह खूबसूरत है। जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे इस फूल की तरह खूबसूरत ज़िंदगी में दुश्वारियां तो होंगी ही। ज़रूरत है उन दुश्वारियों से निपटकर फूलों की सुगंध लेने की, और ये सब हो सकता है आपके अपने विचारों से, आपके अपने थॉट्स से। तो काम करिए अपने थॉट्स पे और ज़िंदगी के जो खूबसूरत पहलू हैं उन पर अपनी नज़र बनाए रखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सुप्रभात की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। लगभग 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने की हर मुद्दे पर बात। लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए निर्वाचन आयोग की तारीफ। जीएसटी को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए जताई प्रतिबद्धता। राज्यसभा के 264वें सत्र की 27 जून से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों से ऊपरी सदन का करवाया परिचय। सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रारंभिक वक्तव्य में सबको मिलकर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कार्य करने का किया आह्वान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा। लोकसभा में अनुराग सिंह ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी रखेंगे प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से शुरू होगी बहस। प्रधानमंत्री 2 और 3 जुलाई को देंगे जवाब। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उपराज्यपाल ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। यात्रा का पहला जत्था जम्मू से आज रवाना। नुन्नाव पहलगाम मार्ग से यात्रा होगी। अनंतनाग जिले में बालटाल मार्ग से 29 जून से होगी यात्रा की शुरुआत। और भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। अब शनिवार को 29 जून को टीम का सामना खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से होगा। और आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना दिया। संसद में 18वीं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार यानी कि 27 जून को उन्होंने कहा कि भारत ने कई वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कदम उठाए हैं। लगभग 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए निर्वाचन आयोग की तारीफ भी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों में अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि 10 साल में देश 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने कहा कि देश ने महामारी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। दस साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और
राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार सामाजिक विकास की योजनाओं को एकीकृत कर रही है और विकास प्रक्रिया में विशेषकर महिलाओं को भागीदार बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नारी नेतृत्व में विकास की अवधारणा के साथ नारी सशक्तिकरण की नई शुरुआत की है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाया गया है। ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए हैं। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपूर्वक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्रणाली पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और ना ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था। नकारात्मकता फैसले की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ा रही है और ऊर्जा संरक्षण के लिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सरकार आधुनिक मानदंड को बढ़ा रही है ताकि भारत विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धी बन सके। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनावों के नतीजों को मोदी सरकार के 10 वर्षों की सेवा और सुशासन पर मोहर बताया। राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी के लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी ने जम्मू कश्मीर के बारे में विश्व स्तर पर चल रहे दुष्प्रचार अभियान का करारा जवाब दिया है। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच
कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। राज्यसभा के 264वें सत्र के आरंभ होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रारंभिक वक्तव्य में सभी सदस्यों से लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए हम संवाद, चर्चा, विचार विमर्श और वाद विवाद की एक समग्र प्रणाली में अपना योगदान प्रदान करें, जो लोकतंत्र का मूल तत्व है। उन्होंने सदन के सभी 61 नवनिर्वाचित मनोनीत सदस्यों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी सदस्य निश्चित रूप से अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करेंगे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। I extend a warm welcome to you all on the commencement of the 264th session of Rajya Sabha. This is the first session after the recent general elections for the Lok Sabha and assembly elections in 4 states. While exercising their franchise, the people of Bharat, the largest democracy in the world, have expressed their faith in our democratic polity and the values that underpin our republic. The successful completion of this festival of democracy is a matter of great pride and admiration for all of us. Honorable members, the House has also got reconstituted partially after its recent by-election elections. Congratulations to all the 61 newly elected nominated members of the House. The members would surely fully exploit their potential and contribute towards fulfilling aspirations of the people. Let us all in togetherness work towards the blossoming of democracy. Let us contribute to a wholesome system for dialogue, discussion, deliberation and debate, all being a sense of democracy. राज्यसभा के 264वें सत्र के पहले दिन बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 6 नए सांसदों ने शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए सदस्यों का स्वागत किया। शपथ लेने वालों में सबसे पहले बिहार के कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने शपथ ली। उसके बाद झारखंड से जेएमएम सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और बीजेपी के प्रदीप कुमार वर्मा ने शपथ ली। वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद बंसीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और बालयोगी उमेश नाथ ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। मैं अखिलेश प्रसाद सिंह
जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर सरफराज अहमद, जिसे राज्यसभा के रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ। मैं प्रदीप कुमार वर्मा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं बंसीलाल मोहनलाल गुर्जर, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं माया विक्रम सिंह नारोलिया, जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बाल योगी उमेश नाथ, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के संबोधन की एक प्रति प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही विशेषाधिकार समिति से जुड़ा प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखा गया। राज्यसभा के 264वें सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मंत्रिपरिषद का परिचय कराया। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री, श्री मनोहर लाल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री और विद्युत मंत्री, श्री HD कुमारस्वामी, हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री और इस्पात मंत्री, श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फे ललन सिंह, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री, श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, श्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को इसकी जानकारी दी। I am pleased to inform that Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers, has been appointed as the Leader of the House in the Council of State, Rajya Sabha.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती पहचान की सराहना की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास तथा नवोन्मेषण के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। टाइम्स हायर एजुकेशन में चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर फिल बैटी द्वारा एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक मंच पर प्रगति करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम अपने शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करना और विकास और नवोन्मेषण के अवसर प्रदान करना जारी रखेंगे। इससे हमारे युवाओं को अत्यधिक सहायता मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा 2 मार्गों अनंतनाग से पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल से 14 किलोमीटर छोटा लेकिन कठिन बालटाल मार्ग से होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को घाटी के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप और राम मंदिर से रवाना हो चुका है। प्रशासन ने यहां पहुंचने वाले भक्तों के मौके पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर मजबूत सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया है। हाईटेक उपकरणों के साथ यात्रा मार्गों पर कमांडो और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा जेके पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियों ने संभाल रखी है। और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी और लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। आज सुबह से ही दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की भीषण गर्मी से राहत मिली है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही दिल्ली में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है। लिहाजा सुबह के वक्त लोगों को की आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शनिवार को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में सप्ताह के अंत में बारिश से तापमान में 34 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा और धूल भरी आंधी चलेगी। आईएमडी ने 29 और 30 जून को हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रभावित जिलों में सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर शामिल हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि तपती गर्मी से जहां पारा 48 और 50 करीब पहुंच रहा था और लोग तकरीबन झुलस रहे थे, बारिश के इन फुहारों ने बहुत राहत दी है। और अब खेल की खबर। भारत ने T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। गयाना में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 171 रन बना गई। भारतीय टीम तीसरी T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। भारत आखिरी बार 2014 में T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। गयाना में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड 103 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए मैच में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट चटके, जबकि बुमराह के खाते में 2 सफलता आई। इंग्लैंड के लिए इस मैच में हैरी ब्रूक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 25 रनों की पारी खेली। उनके अलावा जोस बटलर ने 23 तो जोफा आर्चर ने 21 रनों की पारी खेली। अब शनिवार 29 जून को टीम का सामना खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मुकाबला केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। और आज 28 जून है। आइए नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर आज का दिन किन सुर्खियों के लिए अंकित है। 28 जून
साल 1975 को आपातकाल के दौरान सरकार ने पहली बार प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए। 25 जून साल 1975 को आपातकाल घोषित करने के ठीक 2 दिन बाद सभी राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों पर पहरा बैठा दिया गया। उसके साथ ही आज ही के दिन प्रेस पर कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। कई पत्रकारों को मीसा कानून के तहत बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि कई बड़े अखबार मालिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। आजाद भारत में पहली बार संविधान प्रदत्त राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पर ऐसा आघात हुआ। 28 जून साल 1919 को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि जर्मनी को विजेता देशों के दबाव के कारण करनी पड़ी। इस संधि में ऐसे कई प्रावधान थे जिसमें जर्मनी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। ये संधि 15 भागों में बटी हुई थी। 230 पन्नों के इस लंबी संधि पत्र में 439 धाराएं थी। इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। भारतीय संस्कृति और परंपरा दुनिया की संस्कृति और परंपराओं में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को बहुत ही सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखता है और उससे बहुत कुछ ग्रहण करता है। इसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रणति नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। चलते चलते आप देखिए इसकी सुंदर झलकियों को। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। भारतीय संस्कृति की समृद्धशाली संगीत परंपरा, वादन और नृत्य का अनूठा ताना बाना प्रणति। संगीत के सुरों के साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रणाम। गायन, वादन एवं नृत्य में झलकी परंपराएं, तालीम और साधना। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी द्वारा शुभारंभ। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शास्त्रीय संगीत का यह महोत्सव प्रणति भारतवर्ष की संगीत परंपरा का संवाहक है। प्रणति के पहले दिन प्रख्यात सरोद वादक बंधु श्री अमान अयान अली मंगश, श्री विनायक तोरवी ने कर्नाटक का शास्त्रीय गायक विश्वविख्यात सितार वादक श्री नीलाद्री कुमार और सुश्री प्रेरणा श्री माली ने मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया।